हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम ब्रेसन-हैम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम के एग्जाम्पल को देखेंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रेसन-हैम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम को समझा था, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप ब्रेसन-हैम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को मेरे पिछले वीडियो में जाकर क्लियर कर ले। ओके, तभी आपको ये जो एग्जाम्पल मैं आज आपको समझाने वाली हूँ वो आपको समझ में आएगा, वरना ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रेसन-हैम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम को देखा था। उसमें हमने देखा था कि हमें जब भी एक प्लॉटिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल्स यानी कि ऑक्टेंट वैल्यू ऑफ द सर्कल्स जानने हो तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए ईच फ्लोटिंग पॉइंट को, ईच ऑक्टेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम उस एल्गोरिदम को आज एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले मेरे ब्रेसन-हैम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को जाके समझ लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है, उसका एग्जांपल समझ में आने वाला है। और ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपका ये वीडियो देखना बेकार चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ये हर साल लगभग रिपीट किया जाता है, या तो ब्रेसन-हैम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम या फिर लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, कुछ भी एक ना एक क्वेश्चन तो डाला ही जाता है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है प्लॉट ए सर्कल हैविंग रेडियस 10 यूनिट्स यूजिंग ब्रेसन-हैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। ओके, तो इसके पास क्या है कि रेडियस जो है हमारा गिवन है, क्या है ये 10 यूनिट्स, यानी कि हमारा जो इनिशियल एक्स का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा और वाई का वैल्यू जो आएगा वो 10 आएगा। तो ये कैसे हो रहा है, उसके लिए तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो भी हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ द सर्कल डिटरमाइन करना होता था, हमारा स्टेप 1 होता था। फिर जो स्टेप 2 होता था उसमें हमें चेक करना होता था क्या हमारा रेडियस ओरिजिन पे लाई कर रहा है, यानी कि हमारे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट स्टेप आता था यानी कि थर्ड स्टेप आता था, उसमें हम एक्स वाई फर्स्ट ऑक्टेंट वैल्यू में एक्स का वैल्यू 0 रखते थे एंड वाई के वैल्यू में रेडियस के वैल्यू को असाइन करते थे। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट आ गया, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट वैल्यू मिल गया हमें। ओके, और ये था हमारा इटरेशन 1, इसे हम इटरेशन 0 कर लिखते हैं। और ये 0 से स्टार्ट होके 7 टाइम चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्टेंट होता है एक सर्कल में वो 8 ऑक्टेंट से मिलकर हमारा एक सर्कल बना होता है, और उस टाइम में हम अपने सर्कल को 8वे सिमेट्रिक सर्कल कहते हैं। ओके, तो ये हमारा 0 इटरेशन हुआ और ये हमारा 7 टाइम चलेगा, तो हमारा 8 ऑक्टेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हुआ। तो हम फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते थे दोस्तों। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर यानी कि D0 इक्वल टू हम 3 - 2R करके हम इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ हमारा 3 × R का वैल्यू हमारा 10 है, तो 2 × 10 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा
-17 आएगा। ओके, तो अब हमें कंडीशन चेक करना होता था कि हमारा जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू आया वो निगेटिव आया या फिर पॉजिटिव आया। तो ये तो हमारे जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक्स और वाई के वैल्यू में कैसे इंक्रीमेंट करते थे? तो एक्स के जब हमारा इनिशियल डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू निगेटिव आता था तब हमारे एक्स के वैल्यू में तो वन टाइम इंक्रीमेंट होता था, पर वाई के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता था। तो ये जो हमारा नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा उसमें एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, पर वाई का वैल्यू 10 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे या ना कोई इंक्रीमेंट हो रहा है ना कोई डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और अब हमारा कौन सा इटरेशन चलेगा? अब हमारा सेकेंड इटरेशन, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये 0 से स्टार्ट किया है। अब हम निगेटिव के कंडीशन में नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते थे दोस्तों? तो हमने वहाँ पे देखा था कि हम अपने नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए D0 + 4x1 + 6, ठीक है। अगर निगेटिव आया तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम अपना नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। D0 का वैल्यू क्या आया है? ये आया है -17 + 4 × x1 का वैल्यू है 0, ठीक है, +6। ये क्या आ जाएगा हमारा? जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -11। ये भी माइनस आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला फिर से रिपीट होगा और यहाँ हमारे x के वैल्यू में वन टाइम इंक्रीमेंट होगा और y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि जब हमारा थर्ड लूप चलेगा तो x के वैल्यू में वन टाइम इंक्रीमेंट होगा और y के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सेम फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आई है डी की वो फिर से निगेटिव आई है। तो हम इस फार्मूला को ऐसे लिख लेंगे D1 + 4x2 + 6। ये ध्यान देना है दोस्तों कि हम अपने डी के वैल्यू को और एक्स के वैल्यू को भी ये लूप के साथ साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये पहले 0 था अब 1 हो गया है, ये पहले 1 था अब ये 2 हो गया है। ठीक है, तो चलिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो D1 का वैल्यू है -11 + 4 × x का वैल्यू है 1। यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, x1 का वैल्यू 0 है और x3 का वैल्यू 2 है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, +6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये चूँकि फिर से माइनस आया है तो हमारे x के वैल्यू में फिर से वन टाइम इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ये जो हमारे x का वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा बढ़कर, और y का वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा। ओके, ये हमारा कौन सा लूप चलेगा? ये हमारा फोर्थ लूप चलेगा। ठीक है, और ये फिर से ये चूँकि नेगेटिव आया है तो यही फॉर्मूला हमें फिर से रिपीट करना होगा और इसकी सहायता से हम अपने नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा D2 + 4x3 + 6।
तो D2 का वैल्यू कितना आया है, ये आया है -1 प्लस 4 इंटू x3 का वैल्यू आया है दोस्तों 2 एंड प्लस 6। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया डिसीजन पैरामीटर का वो पॉजिटिव आया, यानी कि अब जो हमारा x का वैल्यू होगा उसमें हम x के वैल्यू में 1 टाइम इंक्रीमेंट तो करेंगे ही करेंगे, पर ये जो y का वैल्यू था उसमें हम 1 टाइम डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि y-1 करेंगे। तो ये जब हो जाएगा, ये जो y का वैल्यू आएगा वो 9 हो जाएगा। ओके, और जो हमारा ये लूप चलेगा वो कौन सा लूप होगा, वो 5th लूप होगा, यानी कि यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ओके, और हम अब जो अपना नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे D4 की वैल्यू होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए जब हमारा ये पॉजिटिव होता था तो इसे हम थोड़ा डिफरेंट वे में कैलकुलेट करते थे। ये हो जाएगा D3 प्लस 4 इंटू x4 माइनस y4, ठीक है, प्लस 10। ओके, तो चलिए अब हम इस पे अपने वैल्यूज़ को रख के कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूला की सहायता से। तो ये जो हमारा D3 का वैल्यू था वो 13 आया था, ठीक है, प्लस 4, और x4 का वैल्यू क्या आया था, हमारा 3 आया था, और y4 का वैल्यू क्या था, ये 10 था। इसमें से हम 3 में से 10 को घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, और प्लस 10 करेंगे फिर से। तो जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5, यानी कि ये फिर से माइनस आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला फिर से रिपीट करेगा। ओके, और इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे y के वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, पर y के x के वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, पर y के वैल्यू में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, ये हम जानते हैं। ओके, तो ये जो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 5 हो गया, और y का वैल्यू एज वेल रह गया। ओके, और ये हमारा कौन सा लूप चलेगा, ये हमारा 6th लूप चलेगा। ओके, सॉरी, ये हमारा 5th लूप चलेगा, 5th लूप है, यानी कि ये 6th लूप ही है, क्योंकि हमने 0 से इटरेशन स्टार्ट किया है, तो ये 5th पॉइंट हो गया। चलिए अब जो हम D5 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम करेंगे D4 प्लस 4x5 प्लस 6। ओके, अब इस फॉर्मूला में हम फिर से अपने वैल्यूज़ को रखेंगे। D4 का वैल्यू -5 प्लस 4 इंटू x5 का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, ये x5 का वैल्यू आया था 4 प्लस 6 करेंगे हम, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा दोस्तों 17, यानी कि फिर से हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिला हमें। तो इस सिचुएशन में हम फिर से क्या करेंगे, x के वैल्यू में 1 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हमारा जो x हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू हो जाएगा उसमें 1 टाइम डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा, 9 - 1, और ये हमारा 7th लूप चलेगा, यानी कि ये 6 से साइन हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट D6 का वैल्यू होगा
उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। तो अब हम करते हैं D5 + 4 × X6 - Y6 + 10। तो अब हम अपने वैल्यूज़ को असाइन करते हैं इस फॉर्मूला में। D5 का वैल्यू है 17 + 4 × X6 एंड Y6 का वैल्यू क्या है 5 - 9। 5 - 9 + 10। ओके, तो जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से चूँकि पॉजिटिव आया है तो हमारा जो नेक्स्ट एक्स का वैल्यू होगा वो हो जाएगा दोस्तों 7, एंड वाई का जो वैल्यू होगा उसमें 1 टाइम डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि इसका भी वैल्यू 7 हो जाएगा। और ये जो हमारा इटरेशन होगा वो भी 7th इटरेशन, यानी कि हमारा 8 ऑक्टेंट का जो वैल्यूज़ था वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा कोई भी लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ना चाहे तो ये अब करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारा जो XY का वैल्यू है, हमारा जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो उसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पर मैं कर देती हूँ एक बार और फिर से। तो ये जो हमारा D7 का वैल्यू होगा उसमें हम ये सिमिलर फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये फिर से पॉजिटिव आया है। तो ये हमारा D6 + 4 × X7 - Y7 + 10 करेंगे, यानी कि D6 का वैल्यू क्या आया था 11 + 4 × 6 - 8 + 10। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13। ओके, अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो हम इसे ऐसे देख लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेंट वैल्यू हुआ, ठीक है, O1 जो हुआ हमारा, O1 का वैल्यू आ जाएगा 0, 10। ठीक है, O2 का वैल्यू आएगा, क्या आएगा 1, 10। O3 का वैल्यू जो आया वो हमारा आया 2 and 10। O4 का जो वैल्यू आया हमारा वो आया, क्या आया 3 and 10। O5 का वैल्यू आया 4 and 9। O6 का वैल्यू आया 5 and 9। O7 का वैल्यू आया 6 and 8। ओके, एंड O8 का यानी ऑक्टेंट 8 का जो वैल्यू आया वो आया 7 and 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमने अपने ये जो x का वैल्यू भी 7 आया और y का वैल्यू भी 7 आया। तो जब हमने प्रेजेंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम देखा था तो वहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक किया था कि ये जो लूप था हमारा तब तक चलेगा जब तक कि x का वैल्यू y के वैल्यू से बड़ा ना हो जाए या फिर बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा x और y का वैल्यू आ रहा है वो बराबर हो गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया है। ओके, और हमारा ये क्वेश्चन भी पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई
परेशानी हो रही है तो आप खुद से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है। और जिससे आप के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको प्रेजेंट एंड सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले ताकि आपको ये समझ में आ सके। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रेजेंट एंड सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम का ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम हो या फिर नेट वगैरह की एग्ज़ाम हो, उसमें हेल्प मिल सके। ओके, तो दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और मैं आपका ऐसे ही हेल्प करती रहूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम एंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के, उससे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और भी मैंने अपने वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप वहाँ से जाके मेरे वीडियोस और नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो अगर आपके लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल रह रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।